नमस्कार दोस्तों। बिहार के चुनाव की गर्मी अब ख़त्म हो चुकी है और धीरे धीरे उत्तर भारत में ठंड हवाएं भी चलना शुरू हो गया है। अब इस समय स्थिति ऐसी है कि हल्की सी बाहर गाड़ी से निकल जाओ सड़क पे तो सिहरन हो जाती है ठंड की वजह से। पड़ोस का बच्चा दस्त होने लगा है उसको ठंड की वजह से। और ये जो गर्मी थी अब शांत हो चुकी है, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, बिहार एक नए बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। ये सारे संकेत दिखाते हैं कि अब लोग जो है कुछ नया करने जा रहे हैं। शायद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो एक नया युग शुरू होगा या नया बदलाव शुरू होगा। इसी विचार में लोग कुछ ना कुछ करते जाते हैं। तो इस पे मैं बिहार के चुनाव को लेकर अपना एक मत कि लोग इस तरह से भारी बहुमत से जिता देना किसी को। कई लोग कह रहे हैं वोट चोरी है, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। मैं उसके लेके सारी मुद्दों पे अपना राय रखूंगा और बताऊंगा कि क्या स्थिति बन सकती है आने वाले समय में चीज़ों को लेके और इसमें स्थिति क्या बनती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार से पहले बिहार क्या था। ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो था क्या। जैसे इतिहास में जाएंगे तो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग सुनने को पाते हैं। मगध साम्राज्य बहुत संपन्न था। उसके पीछे की कहानी जो थी धन धान से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, बहुत सारे अच्छे लोग, मतलब ये कह सकते हैं हम आप कि अगर कोई अच्छा राज्य माना जाए तो वो उस मामले में साम्राज्य कहा जाता था, सबसे संपन्न माना जाता था। महाजनपद में 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो ये शक्तिशाली था। धीरे धीरे हुआ कि इसकी शक्ति खत्म कैसे हो गई। ये समय बीतता गया क्योंकि जहाँ शक्ति होगी, जहाँ धन धान वैभव होगा, वहाँ लोगों को लालच पड़ता है। यही लालच युद्ध, यही लालच कुटिलता और चालाकी पैदा करती है, आपस में द्वंद्व पैदा करता है। ये शुरुआत वहीं से हो गई थी। लेकिन आपको इस चीज़ समझिए, बिहार का जो इलाका है या जो क्षेत्रफल है, बिहार ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ उत्तर भारत का मैदान पूरा ले लीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, उसके पीछे प्राकृतिक रीजन ये है कि ये दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इसके पीछे की कहानी क्या होती है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल लैंड ज़्यादा पाया जाता है, समतल होती है। और फर्टाइल लैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमें अलग से इसमें फर्टिलाइज़र और केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद वो फर्टिलाइज़र लेके आती है नदियाँ। और इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ने की कोशिश की प्राचीन काल से। और अब ये यहाँ पे महानगरों और बड़े बड़े शहरों में तब्दील हो गया। सबसे ज़्यादा आबादी इसी दोआब क्षेत्र में है। तो इस दोआब क्षेत्र में दो राज्य ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, एक तो बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे जनसंख्या भी इसीलिए है ज़्यादा। अगर कोई कहे तुम लोग के यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो आप समझिए उसका भौगोलिक परिवेश डिसाइड करता है कि लोग कहाँ बसना पसंद करते हैं। एक तो समुद्र से दूर है और अच्छा खासा उपजाऊ मिट्टी और बहुत सारी चीज़ों से मैटर करता है, तो जिसकी वजह से ये इलाके ज़्यादा घनी आबादी वाले हो गए। और यही घनी आबादी जब दो राज्यों में बटी तो ये दो राज्य केंद्र बिंदु बन गए आज़ादी के बाद सत्ता के लिए। और सत्ता के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़मीन। किसके पास कितनी ज़मीन है उतना ज़्यादा खेती कर पाएगा। तुरंत तो मशीनें आ नहीं जाती थी, उस समय हम लोग आज़ाद भी हुए थे धीरे धीरे। तो वो ज़मीन जो था, जिसके पास ज़्यादा होता था वही शक्तिशाली, वही पावरफुल होता था। राजा भी ज़मीन के ही क्षेत्र की लड़ते थे उस समय प्राचीन काल में। तो वही चीज़ें, समय बदलता है, इंसान की प्रवृत्ति, इंसान का सोच, इंसान का काम करने का तरीका, जीने का तरीका वही रहता है। चाहे आप मॉडर्न हो जाएंगे, आने वाले समय में शायद उड़ने वाली कारें आ जाएं, एआई से पूरी चीज़ें चलने लग जाए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इंसान तब भी वही चीज़ें करेंगे। जीविकोपार्जन के लिए भोजन, कपड़ा, रहने के लिए घर, स्वास्थ्य, इसी पे ही काम चलेगा जीवन भर, आजीवन, मतलब सतत। अगर मैं कह दूं आदिमानव काल में चले जाओ या हम लोग प्राचीन
मगध साम्राज्य में, मुगल काल या ब्रिटिश काल में आ जाएं, या हम इन फ्यूचर आज के 100 साल, 200 साल या 1000 साल आगे चले जाएंगे, इसी चीज़ों की जद्दोजहद रहेगी। वो जद्दोजहद किसके रहेंगे? पहला सबसे प्रायोरिटी भोजन, उसके बाद रहने के लिए घर, फिर कपड़े, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा। शिक्षा क्योंकि विकास देता है, इन सब चीज़ों को समेट के रखता है। शिक्षा एक पावरफुल कड़ी होती है जो इन सारी चीज़ों को समेट के रखता है, जो मैंने बताया था। बहुत मूवी बनी है, रोटी कपड़ा और मकान जैसी चीज़ें हैं। तो बिहार में और उत्तर प्रदेश, इन सब चीज़ों में भी यही हो रहा था। लेकिन 1970 का दौर आता है, वहाँ पे 2 भागों में बिहार पड़ चुका था, और वो बटा इस आधार पे नहीं था, जात के आधार पे बटा था कि हम दबे कुचले हैं, हम सवर्ण हैं। इसकी लड़ाई शुरू हो गई। इसका फायदा कोई ना कोई व्यक्ति, हमेशा जब भी किसी चीज़ की लड़ाई होती है तो उसमें एक तीसरा व्यक्ति जरूर फायदा होता है। बंदर, 2 बंदर की कहानी सुने होंगे अगर आप, कि जिसमें 2 बंदर आपस में लड़ते रहते, लोमड़ी आती है उनकी रोटी लेके चली जाती है समझाने के चक्कर में, और मामला कुछ नहीं होता। यही चीज़ हो रहा था उसमें। 2 जातियां आपस में लड़ते, एक सवर्ण बन गए, एक दलित बन गए, सबकी आर्मी हो गई, और इसमें आग लगाने का काम आरजेडी की थी, जिसमें उस समय पुरोधा थे लालू, गरीबों के मसीहा के नाम से अच्छे नेता उभरे थे। लोग कहते काम किए, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, लड़ो और लड़ाओ था। अगर इस तरह से ना करते तो जनता न धुतकारती। समय धीरे धीरे बदला और चीज़ें बदलती गई। 20 साल तक बिहार, समझ लीजिए 50-60 साल पीछे चला ही गया है। अगर आपको समझना है तो आपको किसी राज्य का पिछड़ापन देखना है ना, तो आप कुछ मत करिए, उस राज्य में भी जाने की जरूरत नहीं है। उस राज्य के सबसे कमजोर, सबसे गरीब व्यक्ति से मिल लीजिए, बस। वो कहीं भी मिल जाए, आपसे कहीं भी मिल जाए, आप उससे बात करिएगा, आप उसको थोड़ा सा समझिएगा, कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, क्या स्थिति है तुम्हारी जीवन की। वहीं पे आप जो है समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है किसी राज्य की। अभी आप कोई ऐसा राज्य हो जहाँ पे संपन्नता अच्छी खासी हो, वहाँ का गरीब से गरीब भी व्यक्ति संपन्न होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति क्या है। तो बिहार का तो सबसे गरीब दलित छोड़िए, कभी आप ट्रेनों में सफ़र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्थिति देख के आपको समझ में आएगी कि स्थिति कैसी है, क्या है। और ऐसा नहीं है कि लोग पलायन नहीं करते, लोग जाते नहीं है दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों पे काम करने। संपन्न राज्य के लोग भी जाते हैं, वो तो फिर राज्य देश छोड़ के बाहर जाते हैं। तो क्या वो पलायन नहीं कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, क्या मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। पलायन करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं, मुद्दा होता क्या आप मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, आपके आसपास कुछ नहीं था क्या, ये चीज मैटर करता। मजबूरी वाला पलायन खतरनाक होता है। तो सरकारें उस पर काम नहीं करी, शिक्षा पे काम नहीं किए, जातिवाद ये वो। इस बार भी जब चुनाव हुआ 2025 में, तो लोग, यही उनके लिए ड्रॉबैक भी है। अगर आप, समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है, अगर समीक्षा नहीं करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो फिर एक छत्र राज रहेगा। अगर आपको लगता है ईवीएम हैक हो रहा है, आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही, तो होती रहेगी। ये वोट चोरी मान लीजिए, आप अपने मन को खुश करने के लिए, आत्ममुक्ता के लिए झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्या मैटर निकलेगा इससे? तो अपने आप से झूठ बोलने से अच्छा है समीक्षा करनी चाहिए गलतियों पे कि क्या सुधार किया जा सकता है। अगर आप किसी समय में बड़ी पार्टी थे, कांग्रेस की बात पे करता हूँ, और अचानक से धराशायी हो गए, तो कुछ तो हुई होगी, समीक्षा नहीं हुआ। तो आज भी यही हो रहा, वो समीक्षा नहीं कर रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी को देख रहा था कई सारे मतलब उनके मुद्दों पे, तो उनका मतलब क्या था कि अब जंजी संभालेंगे, मतलब वो सीधे लोगों को लड़ाने पे, अग्रेसिव करने के लिए कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में, जो केंद्र का चुनाव था, उसमें क्या किया उन्होंने, लोगों को भड़काया, संविधान खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। लोग उनकी बात सीरियस भी लिए थे कि संविधान खतरे में है,
लोग, कितने सारे लोग जो है चुनाव किए, कोई खतरे में नहीं, कोई संविधान खतरे में नहीं। संविधान इतना कमजोर है क्या हमारे भारत का कि एक झटके में खतरे में आ जाएगा, एक पार्टी के खतरे उससे? ऐसे नहीं बना था संविधान। और संविधान खतरे में, मैं कहता हूं पूरे पूरे बहुमत में कोई सरकार आ जाए, मतलब जितनी सीटें हैं वो पूरी सीटें जीत जाए, तब भी संविधान खतरे में नहीं आएगी। बस हर अंग काम करना चाहिए प्रॉपर। कितने अंग है? 4 अंग। सबसे पहला मीडिया। अब तो मीडिया के लोग कहते मीडिया बिकाऊ है। भाई कैमरा उठा लो खुद ही, तुमको भरोसा नहीं है मीडिया पे, तुम खुद रिपोर्टिंग करने पहुंच जाओ, खुद जानकारी लेने पहुंच जाओ। कोई मना किया है? अभिव्यक्ति की आजादी है, शुरू कर दीजिए। आपको लग रहा है ये मीडिया बिकाऊ है, मत उसका चैनल देखिए, बंद करो। आपको जो मीडिया अच्छे लगे देखिए। तो ऐसे नहीं किसी के ऊपर आरोप किया जा सकता है कि ये बिकाऊ वो बिकाऊ है। रोजी रोटी के लिए लोग करते हैं, लेकिन हाँ अपनी कर्तव्य को कोई, अपने नैतिकता को कोई बेच न दे। जो चीज़ें दिखाई चाहिए वो करे। एक तो मीडिया अगर सही से काम करे, दूसरा ब्यूरोक्रेसी जिसमें अधिकारी वर्ग और ये सब कर्मचारी वर्ग आते हैं, ये सही से काम करें, लेकिन ये भी नहीं काम करते। और तीसरा जुडिशरी अच्छे से काम करे। अगर ये तीनों अच्छे से काम करेंगे तो कोई व्यक्ति अगर पूरा पूरा सीट भी जीत ले तो कुछ नहीं कर सकता, संविधान खतरे में नहीं आएगा। लेकिन क्या ये तीनों काम करते हैं? कोई काम सही से करता है? हाँ, जनता जवाबदेही तय करती है सिर्फ उसके लिए, क्योंकि नेता चुनती है और हक भी बनता है, क्योंकि हम तो चुन रहे, हम तो अधिकारी नहीं चुने, हम मीडिया नहीं चुने, हमने जुडिशरी नहीं चुनी। हमारे पास जिस पे कंट्रोल है, जनता का कंट्रोल लोकतंत्र पे और डेमोक्रेसी पे है, न जुडिशरी पे है, न ब्यूरोक्रेसी, न मीडिया पे। तो वो डेमोक्रेसी पे प्रेशर डालती ही है और डालना भी चाहिए। लेकिन यही बरगलाने का काम राहुल जी ने किया। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और सबसे गलत काम इन्होंने आर्मी को हर बार डिफेम करने की कोशिश की। जब भी कोई लड़ाई हुआ, जब भी कोई कुछ हुआ, और एक नैरेटिव चला दिया कि नहीं सरकार लड़ाई करवाती है, सरकार हमले करवाती है। तो अगर आपको लगता है सरकार हमले करवाती है तो ये ऐसा नैरेटिव, मतलब उसके पीछे का आप सबूत दीजिए ना। आरोप लगा देना किसी के ऊपर, मैं किसी को भी गाली, माता सीता तक तो नहीं लोग छोड़े, राम जी को नहीं छोड़े लोग, कृष्ण जी को नहीं छोड़े। आरोप तो सब भगवान को भी लोग लगा दे रहे हैं। लेकिन आप आरोप लगाना, उसको साबित करना, इन दोनों में अंतर होता है। आप प्रूफ दीजिए ना कि सरकार ने करवाया है, उसके पीछे मेरे पास क्लू है। इस बार वोट चोरी की मुद्दा खूब उठाया राहुल जी, जहां पाए वोट चोरी, वोट चोरी। और भारत जोड़ो यात्रा में पता नहीं कैसे भारत जोड़े कि भारत जुड़ा ही नहीं, और वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने खूब उठाया। वोट चोरी, वोट चोरी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। पीपीटी बना के ले आए थे, एक कोई ब्राजील मॉडल ये वो दिखा के। ऐसे पीपीटी तो हम लोग बहुत बनाते हैं। मैं फेक पीपीटी बना दूं, कोई भी बना देगा। जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रखेगा, मस्त स्लाइड लाइट डाल के दो चार। और दोस्तों सिंपल पीपीटी बना था, जिसने पीपीटी डिजाइन भी किया था वैसा मुझे लग रहा था अट्रैक्टिव पीपीटी बनाना नहीं आता उसको। और पता नहीं क्या ऐसे उसमें ला के कागज वगज ला देते एकदम पूरा पेज कि देखिए ये मैंने पूरा सबूत इकट्ठा ये है। तो फिर आरोप तो लगा दिए, भरी महफिल में डिफेम कर रहे हैं किसी चीज को, किसी विभाग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उस विभाग ने सीधे जवाब दिया कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप, सिंपल सी बात है, आपको लगता है सरकार नहीं सुन रही है और विभाग नहीं सुन रहा, आप कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। उस पर भरोसा है कि आपको भरोसा ही नहीं? जिसको पूरी तरीके से भरोसा नहीं है वो फिर कहने का मतलब क्या है कि वो देश में रह नहीं पाएगा। कहीं जाए, जहां भरोसा फिर वहां रहे। सिंपल सी बात है ना। तुम्हें भरोसा, हमें अगर नहीं भरोसा है अपने देश में, अपने राज्य में, अपने घर पे, अपने लोगों में, हमें भरोसा दिलाना पड़ेगा, उनसे भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप रह सकते हैं। हमें अपने संविधान भरोसा करना पड़ेगा। अगर कमियां होगी हमें उजागर हम खुद करेंगे। एज ए नागरिक हमारा कर्तव्य बनता है, जितना मजबूत देश हमारा बन सके हम बनाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन हाँ, लोगों को उकसाएंगे नहीं कि तोड़ फोड़ कर दो, नेपाल बना दो भारत को, बांग्लादेश बना दो, ये गलत है। तो आगे का जो बात है, यही सबसे बड़ी बातें थी इसमें कि मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम शुरू किया गया ये। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप दे दीजिए ना पूरा पूरा प्रॉपर सबूत, अगर आपके पास है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे, अगर गलती होगी सरकार गिर जाएगी। क्या इंदिरा गांधी के समय में नहीं हुआ था? 1976 के समय में यही तो हुआ था। इलाहाबाद कहीं से लड़ी थी, मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है, जिसमें जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने गलत तरीके से मिसयूज किया था। लोगों ने, जो लीडर्स थे, वो उजागर किए, कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने माना कि हाँ ये गलती है, आप भी ये करिए। उनकी सरकार गिर गई, फिर से चुनाव हुआ था, जीती थी। तो आपके पास प्रॉपर सबूत होनी चाहिए। इलॉजिकल बात करने से जनता अब बरगलने वाली नहीं है। अब सोशल मीडिया का समय आ गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गई है। आप ये मत सोचिए बिहार एक जगह पे सिकुड़ कर रह गया है। बिहार भी जो है अब देशों से कनेक्ट हो रहा, लोगों से कनेक्ट हो रहा, उसे समझ में आ रही चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजन थे जिसमें बिहार ने अपने आप में बदलाव लाने का कोशिश किया। 2025 में उन्होंने वोट चोरी जैसे शब्द किए और एटम बम, ये सब नहीं प्रूव कर पाए। और इनको उसी समय क्यों याद आता, उसके बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव खत्म, गायब दिखाई दे रहे हैं, चले जाएंगे विदेश, घूमेंगे, आएंगे 2-3 महीने बाद। फिर इनके जनता के बीच में रहना चाहिए ना कंटिन्यूअस। अगर आप नेता हैं, जाइए, आप अगर पास सबूत है, आपके पास है, लोगों से मिलिए, काम करिए। ये नहीं हवाबाजी किया जाए, हवाबाजी से चुनाव नहीं जीतता कोई भी। इस बार सारी पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां थी वो भी सिमट के खत्म हो गई। इन सबको समझ में आ गया होगा कि हवाबाजी से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अब जनता बदलाव चाहती है हर चीज के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझदार हो चुके हैं। तो उन्हीं सब बदलाव को देखते हुए जनता ने बहुत बड़ा जनाधार दिया है। और अगर ये लोग भी उस हिसाब से उस पर नहीं खरे उतरेंगे तो इनको भी हटा देगी। लेकिन अब बबुआन, अहिरान और ठकुरान से काम नहीं चलने वाला है। अब सीधे महिलाओं और युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, न कोई किसी जात का। अब भारत में जो है दो ही चीज़ें होती हैं, या तो विकास या तो धार्मिक मुद्दा भले गरमा सकता है, लेकिन धार्मिक मुद्दाओं पे भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें सबका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी है कोई हमारा रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी के धर्म का डिफेम मत करिए, कोई आपके धर्म का डिफेम नहीं करेगा। किसी के भावनाओं का आहत मत करिए, कोई आपको भावनाओं का आहत नहीं करेगा। अब ये समय है, हम सभी को धीरे धीरे युवाओं में भी वो बदलाव दिख रहा है, और समय के साथ ये बदलाव आएगा और आगे बढ़ेगा। फिर भारत, लोगों को लगता है विकसित भारत है, ये लोग व्यंग भी कसते हैं ना, भारत विकसित होगा। हमें सपना देखना से डरना नहीं चाहिए। विश्व गुरु होगा, बड़े सपने देखने से हमें डरना नहीं चाहिए। हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हम तो सोच सकते हैं। जब सोचना ही है तो ब्रह्मांड गुरु सोचा जाए, क्या दिक्कत है। छोटा मतलब सपने नहीं देखना, होगा बदलाव दिख भी रहा है चीज़ें। मैं ये नहीं पार्टियों का किसी का महिमा मंडन करने आया हूँ, यहाँ पे मैं अपना सिर्फ विचार व्यक्त कर रहा था। मैंने देखा कि ये गलतियाँ जो कर रही थी विपक्ष, फिर उसी जातिवाद और फिर से धर्रे पे लेने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी इसी को फिर भुना लेंगे। इनको कोई और सोशल इंजीनियरिंग का काम ही नहीं किए। बड़ी पार्टी जो कांग्रेस कहती, उनके पास भी कोई ऐसा विचार नहीं था जिससे जनता डायरेक्ट कनेक्ट कर सके। वोट चोरी और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों मैं अपना एक पूरा कंक्लूजन बताया, मेरा जो मंतव्य था। बाकी अब धीरे धीरे ठंडी शुरू हो गई है, चुनाव का माहौल, सरगर्मी ख़त्म हो गई। फिर इस ठंड में बीच बीच में सरगर्मी शुरू होगी चुनाव का। लेकिन इस सरगर्मी से बचने का एक ही तरीका है, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए देश में। देश का समय
पैसा और मैन पावर, इन सब में बचत होगा। तो जब भी सरकार लागू करे वन नेशन वन इलेक्शन, जितना जल्दी हो सके ये बहुत फ़ायदा रहेगा देश की तरक्की के लिए। वो पैसा कहीं और लगेगा। आप लोग बताइएगा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन आने वाले समय में लागू होना चाहिए? मैं तो उसके पीछे का फ़ायदा बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैन पावर, इंसान मतलब ज़्यादा समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होती है। ये 3 चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। ये 3 चीज़ें कम से कम बचे, बाकी चीज़ें देखी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।